हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर साइंस सिलेबस की। जैसा कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर साइंस का वेटेज जो है आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा होते हैं। आपके जीके, जीएस और रीजनिंग एप्टीट्यूड को मिलाकर 80 नंबर आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, जबकि अकेले ही 80 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर साइंस से देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल 160 प्रश्न होते हैं, आपको ये जानकारी होगी ही, जिसमें से 80 प्रश्न टोटल आपके किसके होते हैं, कंप्यूटर साइंस के होते हैं। एक प्रश्न आपका 1.25 का होता है, यानी 1.25 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट सिलेबस को आपको कवर कराया जा रहा है। पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि आपको नॉर्मली हर जगह नहीं मिलते हैं, उसको कवर कराया जा रहा है। आज की जो टॉपिक है हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस है। डीबीएमएस का पार्ट 1 यानी क्लास 1 मैंने पहले ही प्रोवाइड किया है। जिन लोगों ने न देखा हो, अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपको डीबीएमएस ही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में, तो आपको एक बार उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हमको 1 से 100 तक की गिनती आती है तो उसके आगे कैसे गिनती बढ़ रही है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसी वजह से पहले आप डीबीएमएस जब पढ़ने शुरू करिए तो पार्ट 1 उसको देखिए, क्योंकि उसमें और स्टार्टिंग से बताया गया है डीबीएमएस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और भी चीज़ें उसमें बताई गई थी। और कोशिश की जाती है कि जो आपका सिलेबस दिया गया है कम से कम टाइम में आपको सिलेबस आपका कवर कराया जाए, जिसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि एक ही वीडियो में कवर हो सकते हैं, मतलब 20 से 25 मिनट, आधे घंटे में हो सकते हैं। लेकिन डीबीएमएस ऐसा हमारा चैप्टर है जो कि नहीं ख़त्म हो सकता। अभी मैंने जो पार्ट 1 दिया था लगभग 30 मिनट की वीडियो थी, और अभी ये जो आपको वीडियो मिल रही है इसके अभी लगभग 30 मिनट आप मान के चलिएगा एवरेज, क्योंकि इससे कम में इसको बताया नहीं जा सकता। इसमें मैं आपको शॉर्ट करके चीज़ों को बता रही हूँ, तब इतना हो रहा है। वैसे अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो उसमें और भी समय लगता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, और जहाँ तक हमने पढ़ाया था उसके बाद की चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। डीबीएमएस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, जो कि इम्पॉर्टेंट होगी, आपके सिलेबस से ही सब कुछ लिया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो डीबीएमएस आप लोग पढ़ रहे हैं, डीबीएमएस में समझने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इसको याद करते चलिएगा। समझ में तो अभी सब कुछ आ जाएगा, लेकिन फिर भूल जाएगा, इसलिए इसको रिवीजन ज़रूर करिए। तो इसमें कुछ आपके इमेज से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैंने इसमें लिया है। इमेज भी आप याद करते चलिएगा। कुछ जैसे आपने फ्लो चार्ट पढ़ा था, फ्लो चार्ट की सीरीज देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि कुछ ऐसे इमेज होते हैं जिससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये जो इमेज है, जैसे रेक्टेंगल का इमेज हो गया, डायमंड का सिंबल हो गया, ठीक है, तो पूछा जाता है कि किस लिए यूज़ होता है। उसी तरीके से आपके डीबीएमएस में भी प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम सबसे पहले जानने वाले हैं ईआर मॉडल को। ईआर मॉडल क्या होता है, आपको नए नए कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है इससे पहले आपने उसको न सुना हो, लेकिन आप ये समझते चलिएगा सब कुछ आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ईआर मॉडल। तो डेटाबेस में ईआर मॉडल क्या होता है उसको समझना है। उससे पहले आपको बता दूं कि ईआर मॉडल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ई का मतलब यहाँ पे एंटिटी है, आर फॉर रिलेशनशिप हो जाएगा, और मॉडल का फुल फॉर्म तो मॉडल है ही है। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आपको पढ़ना है डीबीएमएस में। अब इसमें आइए समझते हैं ये है क्या। ये कुछ आप फिगर देख रहे होंगे, शायद आपको इससे न समझ में आए कि ये क्या चीज़ें हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, पहली बात तो जो आपका आरडीबीएमएस हम पढ़ रहे हैं, आरडीबीएमएस मैंने आपको बताया था कि आप डेटाबेस मैनेज डीबीएमएस जो होता है, इसमें जो फाइलें होती हैं उसको जो है टेबल के फॉर्म में हम नहीं रखते, लेकिन जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें सभी चीज़ों को फाइलों के माध्यम से हम जो है किसी टेबल में ही रखते हैं, और ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो हर एक चीज़ को रखने का एक मेथड होता है, तो उसी में हमको ईआर मॉडल पढ़ना है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें दिखाता है रिलेशनशिप। एंटिटी जो आपकी होती है, एंटिटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि एंटिटी में जो चीज़ें होती हैं वो मेन रिलेशन को दर्शाएंगी। जैसे दो टेबल है, जो आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा है। सपोज करिए यहाँ दो टेबल बनाया गया है। टेबल में क्या क्या होते हैं, हमारे रो और कॉलम होते हैं। कितने भी रो और कॉलम हो सकते हैं किसी भी टेबल में। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई इम्प्लॉई है, मतलब यहाँ पे कोई इम्प्लॉई काम कर रहा है। दूसरा टेबल हमने इसी से रेफरेंस में बना दिया है। यहाँ पर भी इम्प्लॉई है। जैसे इसका डिपार्टमेंट नंबर कुछ होगा तो सेम उसी को रेफरेंस देते हुए हम यहाँ पर भी चीज़ें बनाएंगे। मतलब इस टेबल का इस टेबल से क्या रिलेशन आ रहा है, क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं,
एट्रीब्यूट्स मतलब आप समझ सकते हैं एक तरीके से प्रॉपर्टी क्या क्या चीज़ है उसकी, तो वो चीज़ें हम अच्छे से समझ सकते हैं। उसके लिए ईआर मॉडल का यूज़ किया जाता है। ईआर मॉडल में कुछ चीज़ें हैं जिसमें डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी इस इमेज को ध्यान न दें, अभी इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। उसके पहले आप कुछ इफेक्ट है उसे समझ लीजिए। जैसे पूछा जा सकता है कि जो ईआर मॉडल है किसने बनाया, कब बनाया, तो ये समझ लेंगे। जो आपका ईआर मॉडल है उसको 1976 में पेटर ने विकसित किया था, और ये मॉडल जो है डेटाबेस के जो है कॉन्सेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है। मैंने आपको इसके पहले की क्लास में बताया था कि जो डीबीएमएस होता है 3 तरीके का जो है व्यू दिखाई देता है। सबसे पहले फिजिकल होता है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल होता है। कॉन्सेप्चुअल को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल को ही आप बोल सकते हैं लॉजिकल व्यू। उसके बाद हमारा जो होता है एक्सटर्नल व्यू होता है। ये जो पहले पढ़े होंगे अभ्यर्थी उनको अच्छे से पता होगा। तो उसी का जो कॉन्सेप्चुअल व्यू है उसी मॉडल को प्रेजेंट करता है कौन, ईआर मॉडल। जो ईआर मॉडल होते हैं उसमें 3 जो है कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो एंटिटी जो आपको यहाँ दिख रहा है, अगला होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब ये जो डायमंड है, ये इसको डायमंड का सिंबल कहते हैं। पूछा जाता है, ये जो जितनी बातें मैं आपको बोल रही हूँ हो सकता है इसमें मेंशन ना हो, लेकिन ध्यान से सुनते जाइएगा, हर एक प्रश्न यहाँ से बनता है। पूछा जाता है जो रिलेशनशिप होता है उसको किस फिगर से दर्शाते हैं या कैसे इंडिकेट करेंगे, तो ये डायमंड के सिंबल से जहाँ कहीं भी लिखा हो उसको रिलेशनशिप कहते हैं। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी, जैसे आपकी अपनी एक क्वालिटी होगी, जैसे आपका अपना नाम होगा, आपके फादर का नाम होगा, आपका एक एड्रेस होगा, आपका एक फ़ोन नंबर होगा। ये सब क्या है, आपके सभी एट्रीब्यूट्स हैं। और आप क्या है, आप एक एंटिटी हैं, ठीक है। तो एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, अभी और अच्छे से क्लियर होता चलेगा आपको। तो अभी याद रखिएगा कि जो ईआर मॉडल है उसके 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला एंटिटी, दूसरा रिलेशनशिप और तीसरा जो है एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, इस इमेज में देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पे टीचर और ये स्टडी। मतलब ये डायमंड के सिंबल में बताया जा रहा है एक तरीके से कि ये स्टूडेंट और टीचर के बीच में कैसा संबंध है। मतलब स्टडी का, टीचर जो है पढ़ाएगा किसको, स्टूडेंट को। तो यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय कर दें, यहाँ डिपार्टमेंट कर दें, है ना, तो यहाँ पे जॉब या कुछ ऐसे आपको रिलेशन दर्शाने, ताकि ये पता चले कि जो पहला कंटेंट है मतलब एंटिटी और दूसरा एंटिटी दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। और जो हमारे एंटिटी होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ क्वालिटी से समझिएगा, जो क्वालिटीज़ होंगी वही उसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे देखेंगे टीचर है तो टीचर कोई मेन सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, टीचर का अपना नाम होगा। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, उसकी ये आईडी हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से उसका जो है सब्जेक्ट हो सकता है कोई, और एज, ये सभी जो क्वालिटी होंगी स्टूडेंट के लिए जो कि आप मेंशन कर सकते हैं, मतलब उसके रजिस्टर्ड करने के लिए या तो कह सकते हैं मेमोरीज के लिए। तो वही सारी इसकी एंटिटीज़, ये सभी इसके क्या हैं, जो यहाँ पर आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी भी एट्रीब्यूट्स ही हैं। ये टीचर के एट्रीब्यूट्स हैं और ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। आगे देखते चलिएगा। उसके पहले आपको एंटिटी के प्रकार बताएं, उससे पहले ये इमेज देख लीजिएगा। उसी इमेज को इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ देखिए और आपको क्लियर होगा। मैंने बोला ना कि आपको इमेज से कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, यहाँ पे याद कर लीजिएगा। एंटिटी को हमेशा किस में डिनोट करते हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स में एंटिटी को दर्शाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। दूसरा, रिलेशनशिप को किस फिगर से दर्शाते हैं, तो रिलेशनशिप को डायमंड सिंबल से दर्शाते हैं। दूसरा, तीसरा क्या बनेगा, ओवल का सिंबल, मतलब ये सर्कल, ये इस तरीके से जो बना हुआ है, ये एट्रीब्यूट्स हमेशा हम इसी में डिनोट करते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है ईआर मॉडल का। ईआर मॉडल का ये एग्जाम्पल है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का। देखिए ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एज, ठीक। ये सब क्या है, ये सभी एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरीके से कोर्स का क्या है, कोर्स आईडी होगी, कोर्स नेम, ये एट्रीब्यूट हो गया। ये रिलेशन बता रहा है स्टूडेंट और कोर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी तरीके की भी चीज़ें बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे अभी आपको हमने यहाँ पर बताया एंटिटी, आपने इसमें ये फिगर में आपको सब समझ में आया, लेकिन एंटिटी के भी कुछ प्रकार है, उसको हमें समझना पड़ेगा। रिलेशनशिप बता ही दिया क्या होता है। उसके बाद हम एंटिटी के टाइप के बाद हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स के जो है टाइप्स किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इस इमेज को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक।
तो आइए अब आगे चलते हैं और कुछ डेफिनेशन है उसको देखते चलिएगा, फिर उसके बाद और इमेज आएंगे उसको हम समझाते चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इंटिटी क्या होता है, तो ER डायग्राम में एक इंटिटी को जो है रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इंटिटी के पास एक एट्रीब्यूट और एक यूनिक की अवश्य होती है। मतलब एक अगर इंटिटी है, मात्र एक इंटिटी है, तो उसका एक अपना एट्रीब्यूट और एक कम से कम एक की ज़रूर होगा, यूनिक की ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कई हो सकती हैं, कम से कम एक होगा। अब यहाँ पर है टाइप ऑफ एंटिटी। टाइप ऑफ एंटिटी में देख लीजिए कि एंटिटी जो है कितने प्रकार के हैं। एक वीक एंटिटी होता है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है। वीक एंटिटी को हमेशा डबल जो है रेक्टेंगल में हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखते चलिएगा। देखिएगा, वह एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पर निर्भर रखती है, इसे डबल रेक्टेंगल के द्वारा दर्शाते हैं। वीक एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट के द्वारा यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई आपका, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, आपका नाम है, यहाँ पे हमने नेम लिखा, NAME है नेम। नेम एक से ज़्यादा लोगों का एक जैसा हो सकता है, पॉसिबल है। मान लीजिए आप किसी क्लास में हैं, मान लीजिए आपने 12th में एडमिशन लिया, 12th में आपका नाम A है और आपके ही क्लास में किसी और भी अभ्यर्थी का नाम A हो सकता है। लेकिन अगर हम रोल नंबर A का मान लो यहाँ पे 3 है, तो इस वाले A विद्यार्थी का रोल नंबर 3 नहीं होगा, क्योंकि उसी क्लास में है, तो इसका ये ज़रूर से चेंज हो जाएगा। 5 होगा, 6 होगा या 3-1 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन सेम नहीं होगा। तो यूनिकली आइडेंटिफाई जो करे वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और जो यूनिकली आइडेंटिफाई ना करे वो वीक एंटिटी हो जाता है। इसीलिए वीक एंटिटी को हमेशा हम ये दिखाते, कमज़ोर है ना, तो उसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो इस वजह से इसको डबल घेरे में रखते हैं। तो ये इसको इसी से डिनोट करते हैं। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कंप्यूटर ऑपरेटर उत्तर प्रदेश पुलिस में ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको गूगल पे सर्च करने पे मिल ही जाते हैं। बहुत मेथड है, आप अच्छे से खोज सकते हैं, उसको देखिएगा। ये सभी प्रश्न बने हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ तो हमने देखी थी। ठीक है, और उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करें तो वह एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, प्राथमिक, खुद की हो। जैसे कस्टमर है तो कस्टमर आईडी जो है ये हमारी प्राथमिक है। अगर हम यहाँ पे कस्टमर नेम लिख दें तो ये बिल्कुल प्राइमरी नहीं हो सकता, क्योंकि नेम तो एक ही मतलब डिपार्टमेंट में, या एक ही कस्टमर, अगर 4 आपके पास कस्टमर आए एक ही प्रोडक्ट के लिए तो सबका नाम सेम हो सकता है, लेकिन सबकी आईडी अलग होगी। ठीक है, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपसे ओरिजिनल आईडी क्यों मांगी जाती है। जैसे आपका नाम सपोज कर लो किसी का नाम श्वेता है और उसी ही क्लास में किसी और लड़की का नाम भी श्वेता हो सकता है, लेकिन अगर दोनों का अगर आधार कार्ड चेक किया जाए तो दोनों का आधार कार्ड सेम नहीं होगा ना, उसमें नंबर चेंज होगा। फिर पिता का नाम भी एक हो सकता है, ऐसा पॉसिबल तो है ना। तो जो चीज़ें एकदम यूनिक हो, यूनिकली आइडेंटिफाई करे, वो हमारी प्राइमरी की होती है। अभी हम की के बारे में भी आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमने बताया आपको, तो इसको तो ध्यान रखेंगे ही आप, और इस फिगर से भी समझ सकते हैं वीक एंटिटी। देखिए यहाँ वीक एंटिटी को दर्शाया गया। वीक एंटिटी को यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा देती हूँ। देखिए एड्रेस, एड्रेस क्या है, किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है, वो कई चीज़ों पर डिपेंड है। जैसे देखिएगा स्टेट, लोकेशन, सिटी, हाउस नंबर। अगर हम यहाँ पे अगर अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसी बात करें आप सभी की, जिन्होंने अभी जॉब नहीं जिनको मिली है, अभी आप किस पे डिपेंड हैं, आप जैसे चाइल्ड हैं, अब डिपेंड किस पे हैं, चिल्ड्रन किस पे डिपेंड है, पेरेंट पर डिपेंड है, अपने पेरेंट्स पे। आप बहुत सारी चीज़ों पे, अपने भाई बहनों पे डिपेंड होंगे, कुछ लोग शिक्षकों पे डिपेंड है। मतलब आप किसी न किसी के डिपेंड पर हैं, किसी न, जैसे आपके पेरेंट्स है तो भाई आपका खर्चा दे रहे हैं, वो आपकी देखभाल कर रहे हैं, एक तरीके से आप उन पर डिपेंड है। आप किसी शिक्षक से पढ़ रहे होंगे तो वो आपको शिक्षा दे रहे हैं, आप उन पे डिपेंड है। आपके भाई बहन हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे मोरल सपोर्ट करें, चाहे इकोनॉमिक तरह से सपोर्ट कर रहे हो, तो हर तरीके से सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसका मतलब आप अभी अगर आप वीक एंटिटी में, जब आप जॉब पा लेंगे, जब आप खुद पे सब कुछ कर पाएंगे, तो आप क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो ज़रूर आप सब लोग जल्दी जॉब पाइए और स्ट्रॉन्ग एंटिटी में आ जाइए। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसलिए ऐसे दिया जा रहे हैं जो आप समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी को देख लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हमेशा ऐसे दर्शाते हैं, हमेशा उसके नीचे अंडरलाइन रहेगी। देखिएगा जैसे अब यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर समझने के लिए, जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए कि कोई अभिषेक नाम का स्टूडेंट है, उसका एज किसी भी लड़के से मैच कर सकता है, फ़ोन नंबर भी हो सकता है, जेंडर
मेल फीमेल जो भी है, तो अगर ये मेल है तो अगर लड़का है तो सभी मेल ही होंगे, नेम भी सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर और रोल नंबर आईडी वो अलग होगी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है इसकी, अपनी यूनिक है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे रिलेशनशिप। अभी हमने आपको जब ई और मॉडल बताया तो उसके 3 कॉन्सेप्ट को बताया, 3 कंपोनेंट को बताया था। पहला बताया था कि आपको एंटिटी पढ़ना होगा, जो कि हमने अभी पढ़ लिया, और रिलेशनशिप को भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स को। इसके अलावा भी कई अभी इसमें कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ने, इसलिए मैंने कहा था ये वीडियो लंबी होगी, लेकिन सभी आपके काम की है। देखते चलिएगा, कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी खत्म कर दूँ। देखिए रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप को हम जो है कार्डिनलिटी भी कहते हैं, और डेटाबेस में कार्डिनलिटी जो होती है डेटाबेस की तालिकाओं यानी टेबल में डेटा के बीच संबंधों को दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मेंशन किया है, चाहे किसी बहुत इंग्लिश वाले हों अभ्यर्थी या हिंदी वाले, उनको दिक्कत ना आएगी। ठीक, आइए देखिए रिलेशनशिप किस तरीके से हम समझाते हैं। यहाँ पर जो लिखा है इसको समझिएगा, यहीं से समझ में आ जाएगा। 1 to 1 टाइप का रिलेशन हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to many हो सकता है। मतलब समझिएगा, पहले 1 to 1 रिलेशन, मान लीजिए कोई मैरिज हो रही है किसी की, ठीक है, लड़का लड़की की हो सकती है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो मेल होगा और ये फीमेल होगा, मतलब 1 to 1 इसको हम कह सकते हैं। 1 to many, ठीक है, 1 to many का मतलब क्या हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय की बात करें, यहाँ पे कोई ऑफिस है, ऑफिस में कई एम्प्लॉय हो सकते हैं, और इसका लेकिन हेड जो होगा एक ही होगा, तो हेड का जो संबंध होगा, रिलेशन होगा सभी एम्प्लॉय से, क्या होगा, 1 to many होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेनी टू मेनी का क्या संबंध है, जैसे कस्टमर है, आप कहीं पर जैसे मान लीजिए किसी शॉपिंग मॉल में गए या कहीं ऐसी जगह पर गए जैसे कई प्लेस हैं, कई दुकानें हैं, और वहाँ पे कई लोग एक साथ आ रहे हैं, एक साथ लोग मतलब लेन देन एक साथ हो रहा है, एक दूसरे से हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल एक पर्सन एक ही दूसरे से कनेक्ट हो, कई से हो सकता है। तो वो आपका मेनी टू मेनू का कॉन्सेप्ट देगा, जो कि आपके रिलेशनशिप को दर्शाता है। मतलब किसी का एक के साथ एक का रिलेशन हो सकता है, एक के साथ कई का हो सकता है, ठीक है, और मेनी के साथ मेनी, मतलब कईयों के साथ कई का रिलेशनशिप हम दर्शा सकते हैं इस 3 तरीके से कम। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट को मैंने बताया कि प्रॉपर्टी यानी क्वालिटी, आप समझिएगा। इसका प्रयोग एक एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। इसको ओवल जो है से प्रस्तुत करते हैं, यानी इस सिंबल के द्वारा उसको डिनोट करते हैं हमेशा। इसको मैंने आपको बता ही दिया है। एक एग्जाम्पल है, जैसे स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एज, ये सभी दर्शाता है हमारे एट्रीब्यूट को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो समझिएगा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। तो हमारा होता है की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारे 5 प्रकार के एट्रीब्यूट्स हैं, नाम याद कर लीजिएगा। अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। एट्रीब्यूट मतलब क्या, क्वालिटी, प्रॉपर्टी जो हो। आइए अब इसको समझ लीजिएगा। उसी को यहाँ पर भी डिफाइन किया गया है, यहाँ वहाँ से न समझ में आए तो यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। और जिस सिंबल में हमने यहाँ रखा है इसी सिंबल से इसको डिनोट भी करते हैं। ठीक है, ये ठीक, यहाँ पर देखते चलेंगे, आगे देखिएगा। अब इसी को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है हमने, यहाँ पर देखते चलिएगा। वो एट्रीब्यूट जो एंटिटी सेट के प्रत्येक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, वो हमारा क्या होता है, उसको हम की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। की मतलब चाबी हो गया वो एक तरीके से। जैसे ये देखिए, इसमें जो हमारा की एट्रीब्यूट होता है उसको हमेशा अंडरलाइन से यहाँ पे डिनोट करेंगे। जैसे देखिए, रोल नंबर प्रत्येक स्टूडेंट के लिए यूनिक होता है, तो ये क्या होगा, की एट्रीब्यूट हो गया। मतलब उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक स्टूडेंट या एक टीचर की ऐसी क्वालिटी जो कि किसी और से मैच ना करे। ठीक है, तो ये कैसे नहीं मैच करेगी, आपको अपने आप से नहीं बताना है, ये आपको लिखा हुआ वहाँ मिलेगा, एग्जाम्पल आपको वहाँ से ढूंढना पड़ेगा। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोज करते हैं ना, गाना कंपोज करते हैं आप लोग, कोई फोटो एल्बम बनाते हैं, तो कंपोज मतलब क्या, एक से ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड हो जो चीज़। कंपोजिट करना मतलब एक से ज़्यादा चीज़ से जो मिलके बनेगी वही हमारी कंपोजिट एट्रीब्यूट होगी। जैसे वो एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से बने ना, कॉम्बिनेशन होगा तो एक से ज़्यादा होगा। जैसे एड्रेस, अगर हम आपसे कह दें लखनऊ, सपोज करके आपने पूछा मैम आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा लखनऊ, क्या आप लखनऊ सिर्फ बता देने से आप मुझे ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। अगर आपसे कह दिया जाए आप कहाँ के, आपने कहा प्रयागराज, तो क्या प्रयागराज में आपको खोजा सकता है? नहीं। एग्जैक्ट तब पता चलेगा जब आप मतलब पूरा कंट्री बताइए, स्टेट बताइए, पिन कोड बताइए, तो उस पॉसिबल है खोजना। ठीक है ना, तो एक तरीके से सबसे जो मिल के बनता है उसको हम जो है कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होगा, जिसमें सिंगल वैल्यू से ही काम हो जाए। जैसे एज, एज किसी की
सिंगल वैल्यू ही तो होती है। 20 साल है, 21 साल है, आप पूछो आपकी कितनी है, मैंने बताया 26 है, आपने बताया 36 है, 26 है, ये सब क्या है, ये हमारी सिंगल वैल्यू को बताते हैं। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, जिसको हम डबल ओएल से दर्शाते हैं, मतलब ये डबल रहेगा इसमें, जैसे आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा इसमें। उसी बात डेराइव्ड एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, तो डेराइव्ड का मतलब ही हो जाता है इस प्रकार के एट्रीब्यूट की वैल्यू को दूसरे से संबंधित, कहते नहीं है डेराइव करना, तो उस वैल्यू को दर्शाते हैं और उसको हमेशा हम इस तरह से डॉटेड लाइन में ही डिनोट करते हैं डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स को। कुछ देखिए मैंने यहाँ जितनी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ सकती हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ये जो आपके टॉपिक रखे गए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस में, ये अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंप्यूटर आते हैं उससे मैच नहीं करते हैं, ये थोड़ा चेंज है, तो इस वजह से आपको थोड़ा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें तो ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, उसको अलग से मैं बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ की। हम यहाँ पर की के बारे में अब पढ़ेंगे कि आखिर की क्या है, की के कितने प्रकार होते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एंटिटी पढ़ा, रिलेशनशिप पढ़ा, एट्रीब्यूट्स पढ़ा, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स के टाइप पढ़े हैं। अब हम पढ़ रहे हैं की क्या होता है। तो की का प्रयोग जो है डेटा को पहचानने के लिए किया जाता है कि उसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, मतलब किसी भी डेटा को किस तरीके से अपडेट करना है, किस तरीके से उसको सर्च करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सभी चीज़ें की से होती हैं। की के प्रकार यहाँ पर है, की के प्रकार देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कैंडिडेट की होता है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, यूनिक की होता है, कंपोजिट की होता है, सुपर की, अल्टरनेटिव की, फॉरेन की, ये सभी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में फॉरेन की पूछा जा चुका है। फॉरेन की होता क्या है, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर की बात करें तो की का मतलब मैंने आपको बताया, की का यूज़ करते क्यों है। किसी भी डेटाबेस में जो है DBMS यानी डेटाबेस में किसी भी डेटा को व्यवस्थित करने, मतलब पहचानने के लिए वो किस प्रकार से मेंटेन किया गया है, उसको किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए, कोई अपडेट अगर करना है या डिलीट करना है डेटा को, तो उसके लिए हम कीज़ का प्रयोग करते हैं। और अलग अलग की अलग अलग जो है रूप में यूज़ होती है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि टोटल की कितने हैं, या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इस तरीके से देखेंगे। और नाम देके भी पूछा जाता है। जैसे फॉरेन की बात करें, फॉरेन की क्या होता है समझ लीजिएगा, ये पूछा गया, हो सकता है रिपीट हो जाए। फॉरेन की का यूज़ करते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल में अगर किसी चीज़ का रेफरेंस हमें देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने जिसकी यहाँ पर बात की है, जिस भी एम्प्लॉय की, मान लीजिए ए नाम का कोई एम्प्लॉय है, उसी का रेफरेंस देना है हमें बी तालिका में, यानी बी टेबल में भी उसी का रेफरेंस देना है, तो इसको हम फॉरेन की कहते हैं। कैंडिडेट की क्या होता है, तो कैंडिडेट की क्या होता है, तो इसको समझेंगे तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी चीज़ को। जैसे कैंडिडेट का जो है आईडी हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ये सभी हमारे जो होते हैं कैंडिडेट की हो जाएंगे। सुपर की क्या होगा, तो सुपर की का मतलब होता है कि वो एक से अधिक फील्ड को, फील्ड का मतलब क्या होगा, कॉलम होगा। ट्यूपल क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, रो, ये सब पहली वीडियो में बताया जा चुका है, ठीक है। तो सुपर की क्या होता है, एक से अधिक फील्ड के जो होता है कॉम्बिनेशन या संयोजन से आप कह सकते हैं मिलके बनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको और भी समझना हो कि और की क्या होते हैं, अगर यहाँ प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्राइमरी की हमारी होती है वो जो होती है किसी, जो भी कोई भी टेबल होगा, मतलब कोई भी अगर आपका टेबल है तो उसमें एक प्राइमरी की ज़रूर होती है, ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है उस पूरे रिलेशन को, उस पूरे टेबल को। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ से समझिए और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। सपोज करिए ये कोई टेबल है एग्जाम्पल के तौर पर, जिसमें क्या क्या है, कॉलम में देखिएगा स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी है, इस तरीके से बनाया गया है। अगर हम इसमें बात करें, अभी हमने बताया कैंडिडेट की देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है और ईमेल है, इसे हम कहते हैं कैंडिडेट की। अभी हमने कैंडिडेट की डेफिनेशन ये बताई कि कैंडिडेट की क्या होता है, तो कैंडिडेट की वो होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो किसी भी स्टूडेंट की आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है उस स्टूडेंट को, रोल नंबर भी उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा और ईमेल आईडी भी, लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसी में बात करें प्राइमरी की, तो किसी भी टेबल में केवल एक प्राइमरी की होती है। तो अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की माना गया है,
क्या हम रोल नंबर को भी मान सकते हैं? जी हाँ, हम मान सकते थे। अगर आईडी, स्टूडेंट आईडी नहीं होगी तो रोल नंबर को मान सकते हैं। फिर अगर ये भी नहीं होता तो हम ईमेल को, ईमेल भी हमारा एक प्राइमरी की है, लेकिन कब? जब ये सब ऑप्शन में ना रहे। तो आपको देखना है कि किस प्रकार से आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, किस प्रकार से वरीयता देना है आपको। जो सबसे बेस्ट, सबसे यूनिक आइडेंटिफाई कर दे वही हमारा प्राइमरी की हो जाता है। अल्टरनेट की क्या होता है? जो किसी भी टेबल में प्राइमरी की को छोड़ने के बाद जो हमारे यूनिकली आइडेंटिफाई करें वो हमारे अल्टरनेट की होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी क्या है, की क्या है, अल्टरनेट की क्या है, ये सब मैंने बताया। जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको खुद ही मेंशन भी की हूँ वहाँ से, और ये सब चीज़ें मैंने मेंशन नहीं की हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर सभी कुछ लिख के बताया जाए तो काफ़ी टाइम आपका भी जाएगा और आपको बोरियत भी महसूस होगी। तो आराम से इसको समझते चलिए, एक एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट में पूरे टॉपिक के बाद से वन लाइनर फॉर्म में आपको हर एक चैप्टर से चीज़ें देने की। ठीक है, तो वहाँ से मैं आपका कवर कराऊंगी। यहाँ से भी देख सकते हैं, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। प्राइमरी की मैंने भी बताया ना, प्राइमरी की क्या होती है? किसी भी टेबल में एक प्राइमरी की होगी, इसको यहाँ डिफाइन कर रहा है। फिर मैंने बताया प्राइमरी की को छोड़ने के बाद जो और जितने भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होंगे किसी भी कैंडिडेट को, वो हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। और कई जो होते हैं कीज़ को मिलाकर जो चीज़ बने वो हमारी सुपर की होती है। तो ये तीनों एक तरीके से डेराइव हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इमेज के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें, देखिए इमेज जो होता है ना, काफ़ी चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर भी करता है, वो माइंड में एकदम दिमाग में अच्छे से रहता भी, भूलता नहीं है। तो उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो हमने की के बारे में पढ़ा। एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है कॉर्ड्स। कॉर्ड्स के कुछ नियम हैं, उसके कितने नियम है? तो 12 है। ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इनके जो 12 रूल है यहाँ लिखाया नहीं है मैंने, ना ही मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको आएगा ही नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि अगर आ जाए एग्जाम में कि कॉर्ड्स के कुल कितने नियम थे, तो वो 12 नियम थे। अगर पैसे देखें तो 13 नियम होते। क्यों? जैसे अगर हम फंक्शन की जब गिनने शुरू करते, जैसे मान लीजिए F1 होता है, F2 होता है, ऐसे पूरा गिनने चलेंगे तो आपको 13 समझ में आता है। और जैसे इन्होंने कॉर्ड ने 12 नियम दिए, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर देखें तो ये हैं 13 नियम। कैसे? अगर हम 0 से गिनती करना शुरू करें किसी चीज़ की, 0 1 2 3 4, अब पूछे हम आपसे कितना हुआ तो आप बताओगे इक्वल 5, ना कि इक्वल 4। ठीक है, तो रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए कॉर्ड्स के नियम कितने हैं, 12 अगर ऑप्शन में तो 12 लगा दीजिएगा। देखिएगा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी गया है, पूछने की संभावना भी है। यदि कोई DBMS इन नियमों को पूरा करता है तो इसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसे कॉर्ड के 12 नियम कहा जाता है। आखिर जो कॉर्ड ने, ये कॉर्ड कौन है? कॉर्ड नाम है जिन्होंने इस रूल को दिया है, तो उसी इसके नाम से हो गया कॉर्ड्स का नियम। जैसे आपने किरचॉफ लॉ पढ़े होंगे, है ना, कुछ हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, तो उन्हीं के नाम पर है। उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने उसी के नाम से रख दिया है, तो इसीलिए कॉर्ड्स नाम है जिन्होंने ये 12 रूल दिए। इनका कहना क्या था? इन्होंने जो 12 नियम बताए, इन्होंने एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको जैसे 12 तरीके की मैं नियम बता दूँ, ये सभी कंडीशन, टर्म्स कंडीशन जो फॉलो करेगा, सब इसमें जो पास हो जाएगा वो हमारा RDBMS हो जाएगा, नहीं तो सभी DBMS होंगे। तो DBMS और RDBMS में मेनली अंतर क्या होता है? फाइलों के कलेक्शन और स्टोरेज से होता है। DBMS में कोई चीज़ फाइल के अकॉर्डिंग हमारी सबमिट होती है, और ये जो है टेबल के माध्यम से RDBMS में होता है। ठीक, ये चीज़ कॉन्सेप्ट मैंने कहा था ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन याद करने होंगे। पॉपुलर DBMS की बात करें कौन कौन से हैं, तो आपने नाम ज़रूर सुने होंगे फॉक्सफ्रो के और ओरेकल के। फॉक्स लोमड़ी जो बनी होती है ना, उसी तरीके से उसका इमेज भी होता है, देख लीजिएगा आप सब लोग गूगल पे। तो फॉक्सप्रो को पहले फॉक्स बेस के नाम से जाना जाता था, जिसे 1984 में फॉक्स सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया था। 1992 में फॉक्स टेक्नोलॉजी को जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो है खरीद लिया, फिर इसका नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो रख दिया गया था। तो फॉक्स प्रो के बारे में ये सामान्य जानकारी है, समझते रहिए। डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है ओरेकल क्या है, तो पता होना चाहिए ना कि ये DBMS है एक, तो इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। ओरेकल के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। ये RDBMS है और इसका प्रयोग डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी ओरेकल में जहाँ कहीं भी RDBMS आ गया, इसका मतलब है सारणीबद्ध हो जाएगा, यानी टेबल के फॉर्म में उसको रखेंगे। तो ओरेकल जो हमारा होता है टेबल के माध्यम से रखा जाता है, जबकि हमारा जो
फॉक्स प्रो है ये टेबल के फॉर्म में रख सकते हैं और फाइल के माध्यम से, क्योंकि जो फॉक्स प्रो है हमारा DBMS भी है और RDBMS दोनों होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। इसकी कुछ प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, जैसे इसकी जो होते हैं ये अवेलेबल आसानी से हो जाता है इनकी, यानी इसकी उपलब्धता अच्छी है, परफॉर्मेंस जो है और इसकी जो है स्केलिंग अच्छी है और सिक्योरिटी के माध्यम से के लिए भी अच्छा है, बैकअप और रिकवरी ये सभी चीज़ें इसकी अच्छी हैं। कुछ विशेषताएं पूछ लेता है, ओरेकल की निम्नलिखित में से क्या विशेषता नहीं है, तो ये चारों हैं। इसके अलावा कुछ है तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में, है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब SQL कमांड की बात करते हैं। SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो समझिएगा। SQL का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। वैसे बहुत सारे लोग इसी को SQL को ही ओरेकल कह देते हैं, पर यही ओरेकल नहीं है, है ना, दोनों में अंतर होता है। तो फिलहाल आइए इसके बारे में समझे हैं। SQL का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था जो है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज पहले SQL को कहते थे। और SQL को कब डिज़ाइन किया गया? तो 1970 में, 1970 में। किसने विकसित किया इसको? तो उनका 2 लोगों का हाथ था इसमें, 2 लोगों ने मिल के किया। कौन कौन से थे? तो चेमरलिन और जो है रेमंड F बॉयस, ये इनका दोनों का नाम है। तो इन लोगों ने ही जो है इसको डिज़ाइन किया था SQL को, तो याद रखिएगा। मेनली आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं SQL के कुल कितने कमांड है। वैसे आप जनरली सर्च करते हैं तो आपको 4 कमांड कहीं दिखते हैं, कहीं 5 कमांड दिखते हैं। पेपर में अगर 4, 5 दोनों ऑप्शन आए तो 5 आपका सही हो जाएगा। 4, 5 अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तब आप 4 कर दीजिएगा। क्या बात है कि ये जो DQL है इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट वाला ले आ देते हैं, किसमें? DDL में ला देते हैं, इसी वजह से इसको हटा दिया जाता है। इसीलिए केवल 4 कमांड आ जाते हैं कभी कभी। तो आपको बताना कितना है? 5। न होने की स्थिति में आप 4 को टिक कर सकते हैं। अब जो SQL कमांड है हमारे, SQL है क्या? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 4th जनरेशन का हमारा लैंग्वेज है। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। जो कमांड है वो लैंग्वेज क्या है? कमांडिंग पे, जैसे C लैंग्वेज, C++, जावा, ये सब क्या होते हैं? सभी कमांड होते हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी न किसी कमांड पे ही बेस्ड होते हैं। उसी प्रकार से हमारा SQL भी है, जिसके 4 इम्पॉर्टेंट अगर देखें तो 5 हैं। 5 हमारे कमांड होते हैं। इसके सब कमांड है जिसको आपको याद करना होगा। जैसे DDL में क्या क्या होता है? तो क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ठीक है, ट्रंकेट और रीनेम। इसी प्रकार से DML में क्या होता है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। DCL में क्या होगा? ग्रांट और रिवोक। TCL में कमिट, और जो आपका होता है रोल बैक और सर्वर पॉइंट। और DQL में क्या होगा? तो सेलेक्ट होता है। इस तरीके से ये होते हैं कमांड। इनके फुल फॉर्म से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि DDL क्या है, DML क्या है, DCL क्या है, TCL क्या है और DQL क्या है, SQL क्या है। अभी मैंने बताया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है और इन सभी का फुल फॉर्म यहाँ मेंशन किया है, इसको समझिए। जैसे DDL का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन लैंग्वेज होगा आपका। और DML का डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL का डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL का हो जाता है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और DQL का डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म है, रट लीजिएगा, इसमें से प्रश्न आएंगे ज़रूर। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम रोज़ नहीं पढ़ते हैं, जैसे GK GS में, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी आप हर दिन पढ़ रहे हैं, नए फॉर्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन सुना ज़रूर होता है। ये सब चीज़ें जो आप अभी पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप हर एग्ज़ाम में ना पढ़ते हो, इस वजह से कुछ चीज़ें जहाँ याद करने वाली हो उसको याद कर लेना चाहिए। और जो मैं आपको ये पूरी चीज़ें दे रही हूँ, ये आधे घंटे में समझना बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में, ठीक है। तो मैं आपको इतना जल्दी बता रही हूँ, शायद बहुत सारे कैंडिडेट होंगे उनको लग रहा होगा जल्दी, लेकिन आपको ये रिवीजन के पर्पज़ से दिया जा रहा है, ताकि आप एग्ज़ाम में इतना रिवीजन कर लें तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर न जाए आपका, ठीक है। तो उसको अच्छे से आपको पढ़ते चलना है। तो ये सभी जो कमांड है इसमें यूज़ करते हैं। अब इसी को इस तरीके से देखेंगे आप, तो 4 तरीके के हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि 5वां DQL है, आए तो 5 ही आप लगाएंगे, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, ठीक। अब बात करते हैं SQL बेसिक, मतलब ये है कि किस तरीके से हम इसके कमांड के ऑर्डर को लिखते हैं, ये याद कर लीजिएगा। जैसे पहले सेलेक्ट होता है, उसके बाद फ्रॉम आएगा, फिर आपके पास वेयर आता है, फिर ग्रुप बाई आएगा, फिर हैविंग आएगा, फिर ऑर्डर्ड बाई आएगा। और सेलेक्ट में क्या करते हैं हम? कॉलम को। फिर फ्रॉम में क्या हो जाता है? टेबल्स,
ठीक है। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे कमांड के ऑर्डर है, किस ऑर्डर में कमांड को हम लगाते हैं। एसक्यूएल में क्वेरी कमांड है ये। कौन कौन सा है? पहला सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग और ऑर्डर बाई। तो ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं एसक्यूएल में तो क्वेरी क्या इसी तरीके से हम देते हैं सीक्वेंस, और ये बेसिक है, इसके अलावा भी होता है लेकिन यही बेसिक आपसे पूछा जाता है। आपके ऑप्शन में दे देगा, कहीं एक बीच से गायब कर देगा या किसी ऑप्शन में एक गलत कर देगा, आपको करेक्ट चूज़ करना होगा। और ये प्रश्न आया भी है पेपर में, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं ACID, जिसको आप एसिड प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। तो DBMS की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी और ये छूट गया था। कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि आप मैम इसको ज़रूर बताएं, तो ये देख लीजिएगा आप। ACID प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इसको एक तरीके से ट्रांजैक्शन के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, याद कर लीजिएगा। A का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। C का मतलब क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंसी हो जाएगा, और इंसुलेशन हो जाएगा आपका, आइसोलेशन हो जाएगा आई का, और डी का क्या हो जाता है आपका? ड्यूरेबिलिटी हो जाता है। फुल फॉर्म पूछा जाता है। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग क्या करता है DBMS? तो ट्रांजैक्शन को, जब हम ट्रांजैक्शन किसी चीज़ का करते हैं तो ट्रांजैक्शन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये प्रॉपर्टी जब मैंने आपको पूरी बताई थी, जैसे और भी प्रॉपर्टी बताई थी कि डेटाबेस जो होता है इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है, SQL नॉन SQL होता है, डेटा शेयरिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, तो वहीं पर ये भी ऑप्शन थे, ये भी प्रॉपर्टी थी जो कि छूट गई थी। और किसी कैंडिडेट ने बताया कि इसको बता दिया जाए, तो मैंने बताया। जब देखिए ट्रांजेक्शन एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है, जैसे आपने कोई चीज़ किया और एक ही स्टेप में पूरा हो जाए तो वो आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। और जब ऐसा हो कि जो आपने ट्रांजेक्शन किया, अभी जैसे आपके पास 10 रुपये है ना, और किसी को आपने 10 रुपये दे दिए और ये दोनों बराबर ही रहे, मतलब आपके पास फिर भी 10 रुपये बचा रहे, इनके पास भी 10 रुपये रहे, तो मतलब बराबर बराबर हो गया, तो वही आपकी क्या हो जाती है? कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितनी चीज़ें इसमें बताई गई लगभग मैंने DBMS की मेन पॉइंट को टच कर दिया है आप सबके लिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन बचेंगे 1 लाइनर फॉर्म में भी आपको दूंगी, तो वहाँ भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी अपलोड की जाएगी। जितना पढ़ाया जाए रिवीजन करिए, और सिर्फ इसी वीडियो पे डिपेंड नहीं रहना है, अपने स्तर से बाकी सब्जेक्ट को आपको पढ़ते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।